गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और हमारा चल रहा है ये रिवीजन। ये उन बच्चों के लिए हैं जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे या कोई भी प्रॉब्लम थी। तो अभी जितना टाइम है हमारे पास, हम आपको रिवीजन करवाते हैं। और रिवीजन मैंने पहले आपको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का कराना शुरू किया है और मैं एंड से चल रही हूँ, लास्ट से चल रही हूँ। तो अब मैं जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। और वो लोग भी जिन लोगों को किसी भी तरह का कोई भी इशू है, कोई डाउट है, तो वो भी वीडियो को देखकर अपने डाउट्स, अपने इश्यूज क्लियर कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, वो कौन से मेजर्स हैं, हम ऐसा कौन से स्टेप्स, ऐसे कौन से मेजर्स यूज़ कर सकते हैं जिसके मदद से हम हमारी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है उसको कम कर सकते हैं और जो पॉवर्टी है उसको कम कर सकते हैं। देखिए, इन केस ऑफ द इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को हम 100% रिड्यूस नहीं कर सकते। इनइक्वालिटी, संविधान हमारा ये कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज टेल्स अस दैट देयर इज़ अ इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ द जेंडर, इन टर्म्स ऑफ द रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ द कास्ट, इन टर्म्स ऑफ द रीजन, इन टर्म्स ऑफ द कल्चर। हमारा संविधान बात करता है बराबरी की। तो क्या आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में हर बराबरी है? नहीं, हमारी सोसाइटी में आज भी इनइक्वालिटी लाई करती है। कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी नहीं है। इनइक्वालिटी आज भी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता, बट उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी लाई करती है। हम बात करते हैं पॉवर्टी की। हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी का जैसे कि एक हिस्सा है पॉवर्टी, जो गरीबी है। अब इस पॉवर्टी और इनइक्वालिटी की वजह से समाज में, सोसाइटी में और भी बहुत सारे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट हो रही हैं। मैं ये नहीं कहती, और ये हम कर भी नहीं सकते हैं कि हम 100% पॉवर्टी को रिमूव करें, लेकिन इसीलिए टर्म यूज़ हुई है यहाँ पर रिडक्शन, के कम करना। तो पॉवर्टी या इनइक्वालिटी, इन बुराइयों को हम जितना कम कर सकते हैं उतना हमें कम करना चाहिए। 100% हम नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन हम जितना हो सकता है उतना कम इसको कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम इनइक्वालिटी रिमूव नहीं करेंगे, इनइक्वालिटी को रिड्यूस नहीं करेंगे, हम बाकी प्रॉब्लम जो इनइक्वालिटी की वजह से क्रिएट हो रही हैं उनको रिड्यूस नहीं कर सकते। क्योंकि ये वो प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी की कि अगर ये हमारी सोसाइटी में एज इट इज़ रहती हैं तो उनकी वजह से सोसाइटी में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जैसे कि पॉवर्टी है, पॉवर्टी, गरीबी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, उस पॉवर्टी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। पॉवर्टी है तो इलिटरेसी क्रिएट हो रही है, इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसकी वजह से क्राइम रेट बढ़ रहा है। तो ये कहा यह जाता है कि जो गरीबी है वो तमाम बुराइयों की माँ है, तमाम बुराइयों की माँ है। गरीबी का मतलब क्या है कि गरीबी से ही जो सोसाइटी में बुराइयां हैं वो पैदा, देखिए पॉवर्टी है तो जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट है तो इलिटरेसी बढ़ेगी, इलिटरेसी है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्राइम रेट बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें इन तमाम चीज़ों पर कम करना है, हमें इन तमाम चीज़ों पर काम करना है ताकि हम हमारी सोसाइटी से इन तमाम बुराइयों को दूर कर सकें। अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ से इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाए, जिसकी वजह से हमारे यहाँ से पॉवर्टी जैसी बुराई ख़त्म हो जाए या रिड्यूस हो जाए। सो सवाल ये उठता है कि हम इसके लिए क्या करें। अब इसके लिए ज़िम्मेदारी है हमारी सिस्टम की, गवर्नमेंट की। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जब तक रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, हम पॉवर्टी को रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए जो भी देश के, कंट्री के रिसोर्सेज हैं, अगर उन रिसोर्सेज पर किसी पर्टिकुलर ग्रुप का कब्ज़ा रहता है तो बाकी जो लोग हैं सोसाइटी के, अगर वो उन रिसोर्सेज से महरूम हैं तो पॉवर्टी को हम रिड्यूस नहीं कर सकते। पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए ज़रूरी है देयर इज़ द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। और ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। Democracies are based on political equality. All individuals have equal weight in electing representatives. देखो, डेमोक्रेसी में हम बात करते हैं इक्वलिटी की या पॉलिटिकल इक्वलिटी की। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब क्या है? पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब है कि एक देश में रहने वाले तमाम नागरिकों को यह आज़ादी है और यह अधिकार है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं।
Parallel to the process of bringing individual into the political arena on an equal footing, we find growing economic inequalities. ये हमारे सिस्टम पॉलिटिकल इक्वलिटी यानी कि हमें इक्वली हमें आज़ादी है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, कि सिस्टम में इकोनॉमिक इनइक्वलिटी पाई जाती है। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को भी हमें रिड्यूस करना है। उसके लिए क्या करना है कि जो रिसोर्सेज हैं हमें उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसके अलावा स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इंजॉय हाईली मैन, जैसा अभी आपसे कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज पर किसी पर्टिकुलर ग्रुप का कब्जा हो। अगर ऐसा होता है तो ऐसी केस में जो पॉवर्टी है और इनइक्वलिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है, वो डे बाय डे बढ़ती है, जिसकी वजह से सोसाइटी में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। Their income have been declining. Sometime they find it difficult to meet their basic needs to life. अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी जो कंट्री की वेल्थ है और जितने भी रिसोर्सेज हैं उस पर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का कब्जा रहता है, तो फिर क्या होता है कि बाकी जो दूसरे लोग हैं, क्योंकि सोसाइटी में अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, तो उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती। और जब एक इंसान की ज़िंदगी की जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि फूड है, क्लोथिंग है, हाउस है, एजुकेशन है, हेल्थ है, अगर ये भी पूरी नहीं हो पाए, तो फिर क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो रिसोर्सेज उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। सीधा मतलब है कि सोसाइटी में अभी भी इकोनॉमिक इनइक्वलिटी पाई जाती है। उसी इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को रिमूव करने की जिम्मेदारी, रिड्यूस करने की जिम्मेदारी होती है सिस्टम की, सिस्टम यानी गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं उनको वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। जो मुल्क की वेल्थ है उसका इस्तेमाल पूरे देश के लिए होना चाहिए, तब हम इन बुराइयों को दूर कर सकते हैं। इन एन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। लेकिन अगर हम देखें, हम क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो हमारा रिज़ल्ट क्या है? एक्चुअली रिज़ल्ट ये है कि हम अभी भी इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ को रिड्यूस करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। अभी भी हम ये देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में, हमारे सिस्टम में, हमारी कंट्री में, स्टेट में अभी भी इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ पाई जाती हैं। और इन्हीं इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ की वजह से जो हमारे देश में पॉवर्टी का जो स्केल है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं कि गरीब इंसान डे बाय डे गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो डे बाय डे अमीर होता जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह से यही है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, country's resources. The poor constitute a large proportion of our voters and not party will like to lose their votes. अब देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो मैक्सिमम वोट होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स जो होते हैं वो गरीब होते हैं। अब क्या होता है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो वोट तो नहीं खोना चाहते, लेकिन वो वोटर्स के लिए कुछ नहीं करना चाहते। वोट्स तो होने चाहिए लेकिन वोटर्स के लिए कुछ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। Yet democratically elected government don't appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to. The situation is much worse in some other countries. In Bangladesh, more than half of its population lives in poverty. People in several poor countries are now dependent on rich countries even for food supplies. बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी पाई जाती है कि वहाँ पर जो लोग हैं और ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से जो पॉवर्टी है वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पर बांग्लादेश की एग्जांपल लिए तो ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश की आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी की हालत में रह रही है। क्यों रह रही है? कभी अब सवाल ये उठता है ना कि आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी की हालत में क्यों रह रही है? क्या इसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है? वहाँ की गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो कंट्री के रिसोर्सेज होते हैं, जो वेल्थ होती है, उस पर जो गवर्नमेंट का कब्जा होता है। अगर गवर्नमेंट उन रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी तो पॉवर्टी स्केल डे बाय डे बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जब पॉवर्टी बढ़ेगी तो और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जन्म देगी। वो जैसे कि मैंने आपको बताया, इलिटरेसी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्राइम है, एट्सेट्रा। पीपल इन सेवरल, और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वलिटी की वजह से वहाँ की पर पॉवर्टी और की गरीबी की यह हालत है कि वहाँ पर एक बड़ी आबादी जो है ना, वो अपनी बेसिक नीड्स, ख़ास करके खाने की जो नीड है उसको पूरा करने के लिए भी दूसरे कंट्रीज़ पर, रिच कंट्रीज़ पर डिपेंड करती है।
नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, देखिए बेटा हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम और आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जानते हैं कि हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वहाँ पर डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशन के लोग रहते हैं। और इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर डाइवर्स डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट ट्रेडिशन के लोग, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी यानी कि हमारी सोसाइटी में सोशल डाइवर्सिटी पाई जाती है, हम और आप जानते हैं। लेकिन उस डाइवर्सिटी के बावजूद भी हम और आपको उसी सोसाइटी में रहना है और उसी सोसाइटी में हमें आगे बढ़ना है। Democracies usually develop procedure to conduct their competition. They reduce possibility of these tension becoming explosive or violent. तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कभी कभी ऐसा होता है कि सोशल डाइवर्सिटी की वजह से कभी कभी इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जो वायलेंट होती हैं। अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट ना होने दे जिसकी वजह से किसी भी तरह की वायलेंट सिचुएशन को क्रिएट होने का डर हो। नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट। देखो जब एक सोसाइटी में डिफरेंट सोशल डाइवर्सिटी पाई जाती है तो वहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। ये बिल्कुल सच है कि कोई भी सोसाइटी से हम जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं कर सकते, परमानेंटली उनको रिजॉल्व नहीं कर सकते, बट सिस्टम की ये जिम्मेदारी है कि उन कॉन्फ्लिक्ट को जितना रिड्यूस किया जा सके उन कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जाए और ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन ही ना क्रिएट होने दी जाए कि किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई टू सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस। डेमोक्रेसी में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर क्या है कि डाइवर्सिटी पाई जाती है। डेमोक्रेसी में क्या है कि डेमोक्रेसी में हम ये चीज़ आसानी से पता लगा लेते हैं कि जो सोशल डाइवर्सिटी है या गवर्नमेंट अगर ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है। बट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, वहाँ पर जो भी सोशल डिफरेंसेस होते हैं, इंटरनल सोशल डिफरेंसेस होते हैं, वहाँ उनको सप्रेस कर दिया, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो किंगशिप हो, चाहे मोनार्की हो, चाहे टायरनी हो, चाहे एरिस्टोक्रेसी हो, वहाँ पर तो आप किसी तरह की कोई आवाज़ उठा ही नहीं सकते। तो वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दबा दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है। बट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, इट इज़ अ रूल बाय पीपल। तो यहाँ पर आपकी आवाज़ नहीं दबाई जा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सोशल डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी वायलेंट सिचुएशन को क्रिएट ना होने दिया जाए। और ये ऐसा कब हो सकता है, जब गवर्नमेंट सबको एक साथ लेकर चलेगी, ये तभी पॉसिबल हो सकता है। The ability to handle social differences, division and conflicts is thus a defined plus point of democratic regime। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि ये लोगों की लोकतंत्र होता है, यहाँ पर प्रजातंत्र होता है, तो यहाँ क्या होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट, हालांकि हम उसको कम्प्लीटली परमानेंटली रिजॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को या किसी भी तरह के सोशल डिफरेंसेस की वजह से होने वाली किसी वायलेंट सिचुएशन को क्रिएट ना होने दे। But the example of Sri Lanka reminds us that democracy must fulfill two conditions in order to achieve this outcome। यहाँ पे श्रीलंका की एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाया गया है, क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट द डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन। ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि एक ऐसी हुकूमत जिसमें मेजोरिटी के उसकी मदद से रूल किया जा रहा है, बल्कि majority always need to work with the minority so that the government function to represent the general view। ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में हालांकि मेजोरिटी को ही देखा जाता है, लेकिन मेजोरिटी का मतलब क्या है, मेजोरिटी ऑलवेज नीड, मेजोरिटी को क्या ज़रूरत है, मेजोरिटी हमेशा माइनॉरिटी को साथ लेकर ही काम करेगी, तभी गवर्नमेंट काम कर सकती है। अगर गवर्नमेंट माइनॉरिटी को छोड़ देती है डेमोक्रेसी में और उसको उसके लेकर काम नहीं करती, मान लीजिए जैसे कि कोई भी वेलफेयर पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट बना रही है, उसमें वो माइनॉरिटी को एक्सक्लूड कर दे, माइनॉरिटी को शामिल ना करे, तो आपको लगता है कि वो गवर्नमेंट सक्सेसफुल गवर्नमेंट हो सकती है? नहीं हो सकती। तो मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियन आर नॉट परमानेंट।
हालांकि बिल्कुल सही है कि डेमोक्रेसी में मेजोरिटी के ओपिनियन अलग है, माइनॉरिटी के ओपिनियन अलग है, लेकिन जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट तभी सक्सेसफुली काम कर सकती है वो जब वो मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों को साथ लेकर चलेगी। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय द मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ द रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप एटसेट्रा। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, रूल बाय मेजोरिटी का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि मेजोरिटी के रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी के जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है, चाहे वो रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक ऐसी मेजोरिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कम्युनिटी जो मेजोरिटी में है। नो, रूल बाय मेजोरिटी का मतलब है कि इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन इन ग्रुप में कैन फॉर्म अ मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब ये है कि जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, इलेक्शन में जो भी इलेक्शन हो रहे हैं या जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है उसमें तमाम लोग शामिल हैं। ये है मतलब मेजोरिटी का, क्योंकि वोट जो दिया है इलेक्शन में वो तमाम लोगों ने दिया है। तो डेमोक्रेसी रिमेन डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग इन मेजोरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेजोरिटी में डेमोक्रेसी में हम सिंपली मतलब ये होता है कि हर एक नागरिक को ये अधिकार है, ये उसके पास मौका है कि वो मेजोरिटी में अपने आप को इंक्लूड करा सकता है, चाहे वो माइनॉरिटी से बिलोंग करता हो। लेकिन अगर उसने वोट दिया है और वो पार्टी जीत जाती है, इसका मतलब है उस पार्टी के पास मेजोरिटी है तभी वो जीती है इलेक्शन में, तो वो मेजोरिटी का हिस्सा बन जाता है। मेजोरिटी का मतलब ये है, in some if someone is barred from being in majority on the basis of birth, then the democratic rules ceases to be accommodative for that person or group। तो मेजोरिटी का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इंसान किसी ऐसी ग्रुप ऐसी कम्युनिटी में पैदा हुआ है जो मेजोरिटी में आती है। मेजोरिटी का मतलब ये है कि इलेक्शन में जिस पार्टी को ज़्यादा वोट किए हैं, अगर उसको एक माइनॉरिटी वाले बंदे ने भी वोट दिया है तो वो मेजोरिटी में काउंट होगा। तो हमने पढ़ा क्या था कि एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, यानी कि डेमोक्रेसी में हम सब जानते हैं कि एक जो कंट्री है वहाँ पे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोग रहते हैं और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सोशल डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी सबको इक्वली ट्रीट करे। तभी हम किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट और किसी भी तरह के वायलेंट सिचुएशन को क्रिएट होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।